नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस बनावाली में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है और अंडरग्राउंड वाटर है इसके द्वारा कौन कौन सी लैंडस्केप्स बनती है, ये हम इसके अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है और इसके सोर्सेज कौन कौन से, कहाँ से हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है। जैसे कि आपने एक चीज पहले पढ़ी होगी, चट्टानों के दो गुण पढ़े होंगे, एक होता है सरंध्रता और एक है पारगम्यता। सरंध्रता और पारगम्यता, ये दो चीजें पहले इनको समझ लेते हैं। पारगम्यता है जल को पार, इससे पार करना ही समझ लो कि जब कोई भी चट्टान पानी को अपने अंदर से पार होने देती है, वो चीज है पारगम्यता। यानी चट्टान क्या करेगी, पानी को रोकेगी नहीं, पानी को अपने अंदर से जाने देगी, वो होती है चट्टान की पारगम्यता, पानी को अपने अंदर से गुजरने देगी। उसके बाद है सरंध्रता। सरंध्रता क्या होती है, इसको अगर हम ये लगा लें कि चट्टान के अंदर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से चट्टान क्या कर लेती है, पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ये चीज कहलाती है सरंध्रता। यानी सरंध्रता क्या है, एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा चट्टानें क्या कर लेती है, अपने अंदर जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ये चीज कहलाती है सरंध्रता। और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किस चीज का है, सरंध्रता का है। अब हम ये पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि मेन अगर हम देखें, जो जल जितना भी पाया जाता है उसके दो स्रोत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो वर्षा है, या जब बर्फ या हिम पिघलती है तब क्या होता है, पानी की प्राप्ति हमें होती है। जैसे ही वर्षा होती है या हिम पिघलती है, उसके द्वारा क्या होगा, जो आपका जल है वो या तो क्या होगा, नदियों के द्वारा बहता हुआ समुद्र के अंदर चला जाएगा। पहला काम तो ये है सरफेस वाटर जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे ही बरसात होगी जल क्या करेगा, नदियों के द्वारा बहता हुआ समुद्र के अंदर चला जाएगा। दूसरा जो है वो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी और जल वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वायुमंडल के अंदर चला जाएगा। तीसरी एक और प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये क्या प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पति है, वो क्या करेगी, जल को ग्रहण करेगी और फिर क्या करेगी, उसको वायुमंडल के अंदर पहुंचा देगी। तो तीन प्रोसेस है जब भी क्या होता है, वर्षा या हिम के द्वारा जल की प्राप्ति होती है। पहला प्रोसेस क्या है कि समुद्र के अंदर चला जाएगा नदियां नालों के द्वारा। दूसरे के अंदर क्या है कि वो क्या होगा, उसके ऊपर जैसी धूप पड़ेगी, धूप क्या कर देगी, वाष्प बना देगी और वायुमंडल के अंदर मिला देगी। तीसरी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि पेड़ पौधे क्या करेंगे, उस जल को ग्रहण करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, वायुमंडल में पहुंचा देंगे। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस वर्षा का या हिम का कुछ भाग रिसकर जमीन के अंदर चला जाएगा। यानी लगभग हिस्सा तो देखो ऊपर चला गया, या तो वायुमंडल के अंदर चला गया या समुद्र के अंदर चला गया, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा है वो रिसकर, क्यों, कौन सी चट्टानें, जहां सरंध्र चट्टानें पाई जाती है, उन सरंध्र चट्टानों के द्वारा क्या होगा, या पारगम्य चट्टानों के द्वारा क्या होगा, रिसकर कहां चला जाएगा, धरातल के नीचे चला जाएगा, धरातल के अंदर चला जाएगा। उसी जल को जो रिसकर कहां चला जाता है, धरातल के नीचे चला जाता है, उसी को बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल। यानी भूमिगत जल क्या होगा, एक ऐसा जल जो क्या होगा, धरातल के नीचे पाया जाता है। कौन सी चट्टानों के नीचे पाया जाता है, पारगम्य और जो आपकी सरंध्र चट्टानें उनके नीचे पाया जाता है। उसी जल को क्या कहा जाता है, अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि हमें जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला मैंने लिखा है मेटियोरिक, जो पहला सोर्स आपका है वो है मेटेरिक वाटर, या जिसको हम बोलते हैं आकाशीय जल। आकाशीय जल जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे बरसात होगी, बरसात होने के बाद क्या होगा, उस बरसात का कुछ एक हिस्सा क्या होगा,
धरातल के नीचे चला जाएगा और वो हिस्सा क्या होगा, अपारगम्य और अप्रवेश्य। अपारगम्य जो जल को अपने अंदर से पार ना होने दे, और अप्रवेश्य जो जल को अपने अंदर प्रवेश करने ही ना दे। उन चट्टानों के ऊपर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यानी जैसे बरसात हुई, बरसात होने के बाद क्या होगा, जल का कुछ भाग रिसकर जमीन के अंदर चला गया। जमीन के अंदर जैसे ही चला गया, जहां अपारगम्य चट्टानियां, अप्रवेश्य चट्टानें हैं, वहां जाकर पानी क्या हो जाएगा, उनके ऊपर, मान लो ये कोई आपकी अपारगम्य चट्टान है, इसके ऊपर जल क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसी जल को क्या कहा जाता है, आकाशीय जल कहा जाता है। पहला स्रोत हो गया ये। दूसरा देखा कैनोट वाटर, सहजात जल जिसको हम बोलते हैं। ये कौन सा भाग होगा, सहजात जल के अंदर क्या होता है कि ऐसा कोई भाग जो समुद्र के अंदर होता है, पहले समुद्री भाग था, वो जैसे ही समुद्र से ऊपर उठ जाता है, जैसे ही समुद्र से ऊपर उठ जाएगा, उस भाग की चट्टानों के अंदर या उस भाग की जो चट्टानें, उन चट्टानों की दरारों के अंदर क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा। उसको बोला जाता है सहजात जल या तलछट जल। यानी ये कहाँ पाया जाएगा, उस क्षेत्र की चट्टानों में जहां क्या था, पहले समुद्र था, लेकिन वो भाग समुद्र से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के कारण उस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं, उनकी दरारों के अंदर जो जल पाया जाएगा, वो जल आपका कहलाता है सहजात जल। तीसरा है मैग्मेटिक वाटर या मैग्मस जिसको हम बोलते हैं। मैग्मिक जल कौन सा होगा, जैसे ही मैग्मा बाहर आता है, जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा, क्योंकि मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो चट्टानों के अंदर जो भी तरल पदार्थ मिलेगा उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर मिला लेगा और उसको क्या बना लेगा, वाष्प बना देगा। यानी क्या करेगा, मैग्मिक जल कौन सा होता है कि चट्टानों के अंदर जो भी तरल पदार्थ मिलेगा उसको क्या कर लेगा, वाष्प बनाकर अपने अंदर मिला लेगा, और ये वाष्प फिर क्या होंगे, घनीभूत होकर क्या बन जाएंगे, जल बन जाएंगे। इसको बोला जाता है मैग्मस वाटर। तो ये थे आपके अंडरग्राउंड वाटर के 3 रिसोर्स। कौन कौन से, पहला मैंने जो बोला है वो आकाशीय जल, दूसरा सहजात जल, और तीसरा कौन सा है, मैग्मस जल। आकाशीय जल कहाँ पाया जाएगा कि जब क्या होगा, वर्षा का जल रिसकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, जो अपारगम्य चट्टानें उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसको बोला जाता है आकाशीय जल। उसके बाद है सहजात जल। सहजात जल के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि क्या होगा, जैसे ही समुद्र का कोई भाग ऊपर उठ जाएगा, तो उस भाग की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों की दरारों के अंदर जो जल भरा रह जाएगा, वो जल कहलाता है सहजात जल। तीसरा है मैग्मेटिक वाटर। मैग्मेटिक वाटर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है, वो चट्टानों के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कर लेता है, वाष्प बनाकर अपने अंदर मिला लेता है। उसी को क्या कहा जाता है, मैग्मस वाटर कहा जाता है। तो ये थे 3 सोर्स जिसके द्वारा हमें अंडरग्राउंड वाटर है वो मिलता है। अब आगे है जल संतृप्ति के आधार पर भूमिगत सेलों के क्षेत्र या सेचुरेशन के आधार पर जो आपकी सेलें पाई जाती है, उनके अंदर कौन कौन से जोन है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ आपने एक चीज तो पढ़ ली कि जैसे ही क्या होगा, भूमिगत जल कहाँ पाया जाएगा, जो अप्रवेश्य या अपारगम्य चट्टानें हैं उनके ऊपर पाया जाएगा। कौन सा जल पाया जाएगा, आपका भूमिगत जल। अब जो आपकी अपारगम्य या अप्रवेश्य जो चट्टानें हैं, इनसे ऊपर जो चट्टानों के संतृप्ति के आधार पर कुछ एक जोन बनाए गए हैं, उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और वो 3 भाग है कौन कौन से। पहला जो है आपका असंतृप्त क्षेत्र। असंतृप्त क्षेत्र कौन सा होगा कि ये क्या होता है, धरातल के बिल्कुल नीचे होता है। ये मान लो आपका धरातल है, इस धरातल के बिल्कुल नीचे वाला ये भाग, पहला ही जो भाग है उसको बोला जाता है असंतृप्त क्षेत्र। असंतृप्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, ये क्या करेगा, जो भी जल इसके अंदर प्रवेश करेगा उस जल को क्या करने देगा, नीचे की ओर रिसने देगा। यानी उस जल को इस क्षेत्र की चट्टानें हैं वो अपने अंदर से पार होने देगी। तो ये होता है असंतृप्त क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र की चट्टानें क्या करेगी, जल को रोक नहीं पाती, अपने अंदर से क्या होने देती है, नीचे की ओर रिसने देती है। उस क्षेत्र को बोला जाता है असंतृप्त क्षेत्र। यानी इसके अंदर जल रुकता नहीं है, ऐसा क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, इसी क्षेत्र का जो जल है उसको ही क्या करती है, जो हम पेड़ पौधे या वनस्पति जो उगाते हैं वो क्या करती है, ग्रहण करती है। कौन से क्षेत्र से, असंतृप्त क्षेत्र से।
ठीक है। उसके बाद है अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। अब ये वाला जो क्षेत्र है इसको एक नाम और भी दिया जाता है वातन क्षेत्र, ये भी याद रखना, वातन क्षेत्र। वातन क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है, वायु भरी रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वातन क्षेत्र कहा जाता है। यानी असंतृप्त क्षेत्र कौन सा? एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र की चट्टानें जल को अपने अंदर से प्रवेश करने देती है और वहां जल कभी नहीं रुकता। उसके बाद दूसरा है अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। अब ये वाला जो क्षेत्र है अस्थायी संतृप्त क्षेत्र, ये असंतृप्त क्षेत्र के नीचे पाया जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर क्या है? जैसे ही मान लो वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद क्या है, जो आपका वाटर टेबल ऊपर आएगा, वाटर टेबल ऊपर आने के बाद इस क्षेत्र के अंदर कभी कभी क्या है? जल पाया जाता है, कभी कभी ऊपर ये भाग है उठ जाता है जल का ऊपर, यानी इसको बोलेंगे अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। मतलब क्या है? इस क्षेत्र के अंदर जब बरसात ज्यादा होगी तो जल पाया जाएगा, और जब बरसात नहीं होगी यानी शुष्क मौसम होगा उस टाइम इसके अंदर जल नहीं पाया जाएगा। और ये क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? जो आपका असंतृप्त क्षेत्र उसके ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर चट्टानें कभी संतृप्त होती है और कभी नहीं होती। संतृप्त कब होगी? जब क्या होगा? वर्षा होगी, और जब जैसे शुष्क ऋतु आएगी वो दोबारा से क्या हो जाएगी? असंतृप्त हो जाएगी। इसको बोला जाता है अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। तीसरा है स्थायी संतृप्त क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र की चट्टानों के अंदर हमेशा जल भरा रहता है। यानी इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा? इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं उनके अंदर हमेशा ही जल भरा रहेगा, वो बोला जाता है स्थायी संतृप्त क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र है ये आपका जो स्थायी भौमजल स्तर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर पाया जाता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र की चट्टानों में हमेशा जल भरा रहेगा उसको बोला जाता है स्थायी संतृप्त क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हमने जल संतृप्ति के आधार पर बांटे हैं। पहले के अंदर जल बिल्कुल नहीं रुकता, दूसरे के अंदर कभी कभार ही जल रुकता है जब क्या है? बरसात होती है और जल की मात्रा ज्यादा होती है, और तीसरे के अंदर क्या है? जल हमेशा रुका रहता है, हमेशा चट्टानें वो जल को रोक कर रखती है। तो ये आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है, अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं, और अंडरग्राउंड वाटर है उसके आधार पर शैलों के अंदर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। धन्यवाद।